नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करने वाले हैं आरपीएससी के द्वारा जो आयोजित है कॉलेज लेक्चर की 2021 में जो परीक्षा हुई थी सितंबर में, वो पेपर है। इसमें अपन सेकंड पेपर का अध्ययन करेंगे और उसके बाद में थर्ड पेपर है। नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में भी जानेंगे। पूरे 150 क्वेश्चन है। ये पेपर मैं इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ कि अब की बार देखिएगा, सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, साहित्य पर ज़्यादा ही जोर रहेगा एग्जामिनर का। और साहित्य के प्रश्न किस तरीके के आने की संभावना व्याख्याता वालों के लिए खास तौर से ये पेपर बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अंत तक आप वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिए, हल्के में न लें किसी भी प्रश्न को, और अपन व्याख्या करते हुए इन प्रश्नों के बारे में पढ़ते जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है अपना कि सूरसागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का ही भले व मौखिक ही रहा हो, उसका विकास सा प्रतीत होता है। ये जो कथन है, ये सूरसागर के बारे में किस आलोचक का है? तो आचार्य शुक्ल, रामकुमार वर्मा, दीनदयाल उपाध्याय, मुंशीराम शर्मा। तो ये जो कथन है वो सूरसागर को लेकर के आचार्य शुक्ल ने कहा था कि सूरसागर चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का भले ही वो मौखिक ही विकास हो, परंतु ये लगातार चली आ रही है ये परंपरा। तो सही जवाब होगा आचार्य शुक्ल। अब देखिए, दोहा, चौपाई दोहा का सबसे पुराना प्रयोग शायद यहीं पर है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध और सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहपाद के विषय में यह कथन किसका है? तो सरहपाद के बारे में ये जो जानकारी अपन को मिलती है वो मिलती है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास के माध्यम से। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास अगर आप लोग पढ़ोगे तो उसमें यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि चौपाई और दोहे का सबसे पुराना प्रयोग अगर शायद कहीं पर है तो वह पुराना, जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश में बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली को लिखना शुरू कर दिया था कि पहले चौपाइयाँ लिखी, फिर बाद में दोहे लिखे। इस शैली को कड़वक शैली भी कहा जाता है। दूसरा देखिएगा, अगला प्रश्न है, इनको मतलब सुमेलित करना है। ये सुमेलित वाले बहुत आसान प्रश्न होते हैं, ध्यान रखना। परंतु मिलान करने वालों में तो एक या दो अपन जानते तो आराम से मिलान कर देते, परंतु यहाँ पर अलग तरीका दिया है कि इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है कि चंदनमाला रास आशु कवि के, स्थूलीबद्ध रास विजयसेन सूरी, उक्त व्यक्ति परकन दामोदर कवि, वर्ण रत्नाकार ज्योतिश्वर ठाकुर। ये स्थूली रास वाली विजयसेन सूरी वाली, विजयसेन सूरी की रेवंतगिरी रास है, ध्यान रखना, ठीक है। कौन सी है? रेवंतगिरी रास है, वो विजयसेन सूरी की रचना मानी जाती है। तो इस प्रकार के प्रश्न हैं वो, वैसे ध्यान रखिएगा 2 या 3 प्रश्न परीक्षा में इस प्रकार के पूछे जाने लगे। पहले एक्चुअल में यूं मिला करके कि ए में ब होगा, क्ष में द होगा, इस हिसाब से पूछे जाते थे। ये जो स्थूलीबद्ध रास है, ये रचना है वो है जिन धर्मसूरी की, और जबकि विजयसेन सूरी हैं उनकी रचना है रेवंतगिरी रास, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा आराम से पढ़ना है प्रश्न को कि अपन को अगला पूछ क्या रहा है, उस हिसाब से जवाब देना है। अगला देखिए, आचार्य शुक्ल की दृष्टि में कौन कथन सही नहीं है? आचार्य शुक्ल की दृष्टि में कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पर? तो देखिएगा, अखराउट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर के सिद्धांत संबंधी चौपाइयाँ का ये बिल्कुल सही है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, और शाही वक्त की बात करें तो बाबर है। और पद्मावत का जो प्रेम गाथा पूर्ण है उसमें उसकी परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता से प्राप्त होती है। पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, ये गलत है। पद्मावत है वो आचार्य शुक्ल कहते हैं कि प्रारंभिक तो कल्पित है, बल्कि उत्तरार्ध है वो ऐतिहासिक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा कि मंजन की मधुमालती के विषय में सही तथ्य बताना अपन को। मंजन की मधुमालती के विषय में सही तथ्य कौन सा है? तो इसका सही तथ्य कि इसकी जो कथा है वो पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। अन्य सूफी कवियों के समान ही इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है। और अगला ऑप्शन है कि इसमें 5 अर्धालियों
के बाद में चौपाइयों के बाद दोहे का प्रयोग किया गया है। तो इसमें सही जो कथन है वो है 1 नंबर। यह तथ्य इसमें सही नहीं है, यह पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं है। ठीक है, यानी काल्पनिक कथाएं होती हैं ये सारी। कबीर ऐसे मिलन बिंदु पे खड़े थे जहां पर एक ओर तो हिंदुत्व निकला जाता तो दूसरी ओर से मुसलमानत्व है। यानी कबीर के विषय में ऐसी मान्यता किसकी है? तो कबीर के विषय में इस प्रकार के अगर बाय द वे कथन पूछ लिया जाए ना, तो कबीर को सबसे अच्छे मानने वाले विद्वान एक ही हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर का पक्ष लिया है और आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास जी का पक्ष लिया है। ये दोनों विद्वान ऐसे दो मतलब संत कवियों या भक्त कवियों के बारे में अपने अपने विचार रखते हैं। तो ये जो कथन है कि कबीर ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ पर एक और हिंदुत्व निकल जाता है, दूसरी ओर मुसलमान तो है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला प्रश्न है कि हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित असंगत है। तो निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रधान अवधि भाषा में रचित है। यानी बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से अगले ने ऑप्शन उठाए हैं। अगला ऑप्शन दिया है ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित हैं। इसके पात्र मुख्यतः 2 श्रेणियों में मानवीय और मानवेतर हैं और इन काव्यों की मूल भावना प्रेम है। तो ध्यान रखिएगा, अपने यहाँ पर यही ध्यान देते हैं कि निर्विवाद रूप से प्रेमाख्यान काव्य है वो अवधि भाषा में, परंतु ये तत्सम प्रधान शब्दावली, ये शब्द इसमें गलत दे दिया यहाँ पर। तो सही ऑप्शन यही होगा, असंगत छांटना अपन को। प्रश्न में ये ध्यान रखना कि अगला इसमें से नहीं है, असंगत है, ऐसे प्रश्न बनाता है वो बहुत ही मतलब परीक्षा हॉल में दबाव की दृष्टि से बहुत क्रिटिकल साबित होते हैं। अब इसमें है कि मतलब ये तर्क वाले प्रश्न है कि कबीर जो कुछ भी कहते थे वो शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे और उनकी उक्तियां भेदने वाले और व्यंग्य को चोट करने वाले होते थे। तो इसमें ए सही है या ब सही है ये पूछा अपन को। तो इसमें 2 शब्द 2 अपने को ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें ए तो गलत है और ब सही है। वो आप ऐसे पता कर सकते हो कि कबीर जो कहते थे वो शास्त्रीय ज्ञान पर आधारित कहते थे, बिल्कुल गलत है ये बात। इस आधार पर नहीं कहते थे, बल्कि उनकी उक्तियां बेधने वाली और व्यंग्य को चोट करने वाली थी। बिल्कुल सही है, तो ए तो गलत हो गया और ब सही हो गया। अगला देखिए, कौन सा कथन असंगत है? इनमें कौन सा कथन असंगत है? कृष्णगढ़ नरेश महाराजा, कृष्णगढ़ मतलब किशनगढ़ है ये अपना, राजस्थान का अजमेर में। सावंत सिंह प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास थे। गागरोन के राजा संत पिपासवा में रामानंद से दीक्षा ली थी। जम्मनाथ जी ने अपने आदर्शों के प्रचार करने के लिए एक ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। सहजोबाई ने ब्रह्म तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिर्वचनीय स्थिति अनुभूति पूर्वक वर्णन किया था, परंतु जम्बो जी ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना नहीं की थी। जम्बो जी ने तो विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना दादू दयाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये मानो द्वितीय श्रेणी में छप गया। ये प्रश्न ये समझो कि आप द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में छप चुका है। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जाको कछु लेनो हो से लेऊ। यानी सूरदास के बारे में ये जानकारी अपन को किसके मुख से निकली थी ये बात? तो ये बात है सभी को पता होगा, विट्ठलनाथ जी के द्वारा गोस्वामी सूरदास जी जो हैं उनके मृत्यु पे ये बात कही थी कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जाको कछु लेनो हो सो लेऊ। ये मानो द्वितीय श्रेणी में पक्का ही छप गया। ठीक है, अगला देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है व्याख्याता भर्ती के लिए कि उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया, नए शब्द चमत्कार आदि में के साथ खिलवाड़ों में वो फंसे। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। शुक्ल जी के द्वारा ये कथन किसके लिए कहा गया? तो अगर शुक्ल जी का प्रश्न कथन आ जाए और नीचे कवियों के रूप में आपको ऑप्शन में तुलसीदास जी जाए तो बेझिझक वो कर देना। तुलसीदास जी ने आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास जी की हिमायत ली है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का अगर ऐसा कथन आ जाए तो ध्यान रखना कबीरदास जी कर देना। ये दोनों विद्वजन हैं, इन दोनों को फुल सपोर्ट करते हैं, तो ये तुलसीदास जी के बारे में कही गई बात है। ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, ये पंक्ति व्याख्याता भर्ती के लायक है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। यानी ये विनियोक्ति किस कवि के द्वारा कही गई है? तो ये तुलसीदास जी के द्वारा ही कही गई है।
अब की बार ऐसे प्रश्न आने के चांसेज हैं। ये मानो व्याख्याता भर्ती में छप चुका है प्रश्न। भाषाभूषण के रचनाकार कौन है? भाषाभूषण है वो जोधपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह, उनके द्वारा लिखा गया एक मतलब ग्रंथ है। ठीक है, भाषाभूषण जसवंत सिंह का है। कभी भूषण देख करके भूषण का ग्रंथ मत कर देना, ये बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है। कई बार नेट जीआरएफ में आया, 2-3 बार तो शायद व्याख्याता भर्ती में भी इस प्रश्न को बार बार पूछा है। अगला देखिए, इसमें वही विकल्प चुनने अपन को कि निर्गुण भक्ति में गुरु का वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों में ज्ञान मार्ग का है। बिल्कुल सही बात है। सगुण भक्ति का या फिर रहस्यवाद से प्राप्त होता है। निर्गुण भक्ति का आलम्बन निराकार और अगोचर है। सगुण भक्ति का आलम्बन है वो साकार और गोचर है। दोनों ही बातें बिल्कुल सटीक हैं, सही हैं। ये दोनों ही कथन क्या हैं? बिल्कुल सही कहे गए। तो देखिएगा, इसका सही जवाब है कि ए और ब दोनों सही है। ठीक है, अगला देखिएगा, मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है? आराम से सबको पता होगा, मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार बेणी माधवदास है। राजस्थान से संबंधित संत संप्रदाय नहीं है। अच्छा प्रश्न है, द्वितीय श्रेणी में ऐसे प्रश्न हो सकता है, पूछ ले अगला। तो निरंजनी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय और बाबरी संप्रदाय। निरंजनी ये हरिदास जी हैं गाड़ा डिडवाना नागौर, इनकी मुख्य पीठ वहाँ पर है। जसनाथ जी कत्रियासर बीकानेर में है। लालदास जी तोड़दू अलवर में है। और ये बाबरी संप्रदाय ने ये राजस्थान से बाहर है, यानी बाबरी साहिबा के द्वारा स्थापित किया गया है। अगला देखिए, भक्तमाल के नाभादास के द्वारा लिखी गई एक भक्तमाल रचना है, उसके टीकाकार कौन है? अच्छा प्रश्न है, व्याख्याता भर्ती में हो सकता है ऐसा पूछ ले। तो प्रियदास है ना, उन्होंने भक्तमाल पर टीका लिखी थी। राम भक्ति काव्यधारा संबंधित कवि नहीं है, ये द्वितीय श्रेणी मानने लायक अच्छा प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा, राम भक्ति के कवि और कृष्ण भक्ति के कवि है ना, उनको एक मतलब आप लिस्ट के रूप में लिख लो सभी को, और बार बार उसका 2-4 बार रिवीजन करोगे तो वो याद हो जाएंगे। तो स्वामी अग्रदास जी मतलब सीता को अपनी सखी मान करके काव्य रचना करते, तो राम भक्ति में आगे। प्राणचंद चौहान जी रामायण महानाटक लिखा, तो इसका मतलब ये भी पक्का भी है। हृदय राम ने हनुमान नाटक लिखा, तो हनुमान जी स्वयं ही राम भक्ति में है। तो अब रहेगी गदाधर भट्ट। सही उत्तर क्या हो जाएगा? गदाधर भट्ट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? इस प्रकार से प्रश्न देखो कितना शानदार बनाया। निम्नलिखित में से, अब उससे भी शानदार प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कवि ज्ञान मार्ग की विचारधारा से संबंध नहीं रखता? कहने का मतलब है यहाँ पर अगर ये बात यूं प्रश्न पूछ लेता कि निम्न में से कौन सा कवि निर्गुण भक्ति से संबंध नहीं रखता है, तो हर कोई कर देता। अब यहाँ पर ज्ञान मार्ग की विचारधारा ये फंसा दिया, तो आदेश ज़्यादा तो यहाँ पर उलझ के रह जाते हैं। सेकंड ग्रेड वाले ज़्यादातर यहाँ पर उलझ जाएंगे। परंतु ध्यान रखिएगा इस बात का कि ज्ञान मार्गी संत काव्यधारा और निर्गुण, ये मतलब निर्गुण का ही एक भाग है। सूफी है वो भी निर्गुण में आता है। अब सगुण में राम भक्तिधारा और कृष्ण भक्तिधारा अलग अलग आती है। तो देखो, जम्बो जी निर्गुण में थे ही थे, मलुकदास जी तो थे ही थे, सुंदरदास जी बिल्कुल थे ही थे। अब बात रही ध्रुवदास जी, तो ये ध्रुवदास जी है ना, ये कृष्ण भक्तिधारा के प्रमुख कवि हैं। आगे बात समझ में? 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ध्रुवदास। अब आगे देखिएगा, राधा वल्लभ नामक जो वैष्णव संप्रदाय है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना हित हरिवंशी हैं उनके द्वारा की गई थी। ठीक है, हित हरिवंशी के द्वारा। कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? अच्छा प्रश्न बनाया है। अब आपको रचनाओं के बारे में से पता होना चाहिए। देखो, मिलान वाले नहीं दिए उसने। कबीर परिचय अनंत दास ने लिखी है, ज्ञान समुद्र सुंदरदास ने लिखी है, ज्ञान दीपक दरिया साहब ने लिखी है, ज्ञान बोध रामानंद ने नहीं लिखी है, ज्ञान बोध रतन खान, ये मलुकदास की रचनाएं हैं। ठीक है ना, बहुत शानदार प्रश्न है, व्याख्याता भर्ती के लिए एक अच्छा प्रश्न है। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से संबंध संत नहीं है, यानी कौन से असंबद्ध संत नहीं है? अब देखो प्रश्न कितना शानदार बना है। असंबद्ध यानी किसका संबंध है वो दादू दयाल से नहीं है, यही कहना चाहते हैं ये। तो देखिएगा, सुंदरदास जी हैं, रज्जब जी हैं, गरीबदास जी हैं, पिप्पा है ना, ये रामानंद के शिष्य हैं, न कि दादू दयाल के शिष्य। तो इस प्रकार से प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है। अब रीतिकाल है ना, रीतिकाल से छन छन करके प्रश्न आए, बहुत शानदार प्रश्न बनाए अगले ने, देखते ही रहेंगे। हिंदी में
रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित जो परंपरा है वो केशव की कविप्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे से चली आ रही। वह एक अभिन्न और आदर्श को लेकर के थे, यानी एक अलग ही भिन्न और आदर्श को लेकर के थी। ये कथन है, ये तो बहुत प्रसिद्ध कथन है मित्रों। ये ऐसा आ गया ना कि रीतिकाल की अविरल अखंड परंपरा केशव से पहले कहे तो आंख बंद करके आचार्य शुक्ल का नाम कर देना, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये परिभाषा मतलब ये बात है वो किसने कही थी, आचार्य शुक्ल के द्वारा कही गई है। अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों से संबंधित सही विकल्प चुनिए, यानी कथनों के बारे में सही विकल्प अपन को चुनना है। रीति कविता राजाओं और रईसों के आश्रय में पली, बिल्कुल सही बात है। अब दूसरा, उसके अंतः प्रेरणा और स्वरूप को कवियों और उनके आश्रयदाता दोनों के संबंध में ही समझा जा सकता है। तो इसमें पहला जो कथन है कि रीति कविता राजाओं और रईसों के आश्रय में पली थी, तो इसमें दोनों कौन कौन से सही हैं वो पूछना चाहता है। तो ए और व दोनों ही सही है कि राजा और रईसों के आश्रय में पली, और ये जो अंतःकरण प्रेरणा है ना वो कवियों और आश्रयदाता उनके दोनों से इनका संबंध रहा है, उन कविताओं से, है ना। अब अगला देखिए, असंगत को चुनिए, बहुत ही शानदार है। देव बढ़िया बिहारी वो लफड़ा आ गया यहाँ पर कि इसमें असंगत विकल्प है देव और बिहारी पद्म सिंह शर्मा की, बिहारी और देव लाला भगवानादीन, कविवर बिहारी जगन्नाथ दास रत्नाकर, बिहारी के वाग्भूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसमें असंगत है देव और बिहारी, जबकि इन पद्म सिंह शर्मा की रचना वो बिहारी और देव है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, बहुत ही शानदार कथन है। 150 बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कभी तक की वो खेल करी जानो है। वाक्यांश के रचयिता कौन है, मतलब इस छंद के रचयिता? तो ये जो छंद है वो ठाकुर के द्वारा कहा गया है। रीतिमुक्त काव्यधारा में 4 कवि हैं, गणानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। तो ये कथन है वो ठाकुर के द्वारा कहा गया है। विज्ञान गीता आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। केशवदास जी की आध्यात्मिक रचना है ये। ठीक है, मतलब इसमें प्रश्न ऐसे बनाए हैं अगले ने कि चारों तरफ से अपन को जानकारी होनी चाहिए। 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपण नहीं है, यानी अलंकारिक ग्रंथ इसमें नहीं माना गया है। कविकुल कंठाभरण दुल्हे का है, शिवराज भूषण भूषण का है, कविकुल कल्पत्रु मतिराम का है, ललित लराम मतिराम का है। तो ये कविकुल कल्पत्रु है ना, ये अलंकार ग्रंथ है, वो अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है। अगला देखिएगा, कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है, यानी पिंगल छंद के रूप में निरूपक मानी गई है। तो व्रत विचार है ना, उसको पिंगल छंद के निरूपक है वो माना गया है। कौन सी रचना रस नायिका भेद के निरूपक नहीं है, कौन सी रचना रस नायिका भेद से निरूपित नहीं है, यानी रस से नायिका भेद से इनसे निरूपक नहीं है, तो वो बात अपन को बतानी है। तो मतलब जगविनोद है, सुधानिधि है, सुख सागर तरंग है, पद्माभरण है ना, ये अलंकार निरूपण ग्रंथ है, न कि नायिका भेद या रस निरूपक है। सर्वांग विधि और काव्यांग विवेचन आचार्य ने, ये सर्वांग विविध काव्यांग, ये जानते हो कि आप लोग क्या होते हैं? ये मैं आपको एक दिन एक वीडियो बनाऊंगा, रीतिकाल की मतलब जो विशेषताएं लेकर के होता है ना, उनमें अपने इनकी चर्चा करेंगे कि सर्वांग किसे कहा जाता है, काव्यांग किसे कहा जाता है। सर्वांग का मतलब होता है वैसे मतलब सभी अंगों पर ढंग से विश्लेषण करना, उसके बारे में बता देना। और काव्यांग मतलब काव्य के जो अंग होते हैं, रीति, अलंकार, गुण, दोष, वृत्ति, छंद, शब्द शक्ति, सब कुछ के बारे में बताना खुल करके, मतलब उसके बारे में विस्तार से लिखना वाला। तो ये सर्वांग और विविध काव्यांग विवेचन आचार्य इनमें से कौन से नहीं हैं? तो इनमें से हैं वो तोष है ना, वो नहीं है। प्रताप शाही हैं, सोमनाथ हैं, भिखारीदास हैं, ये सारे के सारे सर्वांग और काव्यांग विवेचना के प्रसिद्ध आचार्य रहे हैं। रीतिकाल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सजीव श्रृंगार की एक एदम में लिप्सा इस युग के साहित्य में प्रतिबिंब है। कुछ रचनाओं में मुख्यतः काव्य शास्त्र सिद्धांतों का छंदोद्भव किया गया है, तो कुछ रचनाएं लक्षण मुक्त भी हैं। और इस काल में रीतिकालीन ग्रंथ लक्षण ग्रंथ संस्कृत के लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त हैं। अगला है कि रीति काव्य के विकास में तात्कालिक राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योग रहा है। तो ऐसे अगर प्रश्न आ जाए ना, तो बहुत ही मतलब सोचने विचारने की बात है।
अगर आपको रीतिकाल की विशेषताओं का ढंग से पता है ना तो आराम से ये प्रश्न सही होगा। देखो समझो इस प्रश्न को कि सजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग में साहित्य में प्रतिबिंब। बिल्कुल सही बात कही है इसने। कुछ रचनाओं में मुख्यतः काव्य शास्त्र सिद्धांतों को छंदोबद्ध किया गया, या तो कुछ रचनाएं लक्षण मुक्त भी हैं, यानी कुछ में लक्षण दिए, कुछ में उदाहरण दिए हैं। अगला साफ साफ गलत लिखा हुआ है इसमें कि इस काल में रीतिकालीन जो ग्रंथ है वो लक्षण ग्रंथ, संस्कृत के लक्षण ग्रंथ छाया से मुक्त नहीं है, ये युक्त हैं, क्योंकि उनकी नकल करके ही हिंदी के जो आचार्य हुए हैं उन्होंने काव्य शास्त्रीय रचना लिखना प्रारंभ किया था। सही है ना, 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, आचार्य लोग तो कविता करने की रीति से सिखलाते हैं, मानो वह संसार से कह रहे हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी हैं। यानी मतलब यहाँ पर रीतिकाल के बारे में यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई, यानी ये कथन किसका है, तो ये है मिश्रबंधुओं के द्वारा कही गई बात है। काफी गहराई का प्रश्न है, हर एक नहीं कर सकता है। मतीराम जी, ये अच्छा प्रश्न है। मतीराम जी के रसराज के समान पद्माकर जी का भी एक ग्रंथ है जो काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है, यानी दोनों को याद रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का ये कथन पद्माकर की रचना किस रचना के संदर्भ में है, तो शुक्ल जी ने पद्माकर की एक रचना है जगद विनोद। ये जगद विनोद है ना, उसके बारे में आचार्य शुक्ल ने कही थी ये बात। ऊपर जो कही है ना कि मतीराम का जो रसराज ग्रंथ है वो पद्माकर का एक जगद विनोद ग्रंथ भी उसके बराबर साम्यता रखता है। भक्तिकालीन काव्यधारा के विषय में असंगत चुनना है अपन को। इस साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख स्थान है। यह लोक संग्रहण की भावना रखता है। यह काव्य अवधि और ब्रज दोनों में रचा गया है। यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। मुक्त नहीं है, ये तो युक्त होना चाहिए। यहाँ पर देखो युक्त और मुक्त में फर्क कर रहा है, यानी बिल्कुल नोक जिसको बोलते हैं ना, वहां से अगला प्रश्न को उठा रहा है, उसका जवाब यहाँ से निकल रहा है। अब यहाँ पर अटके रहेंगे अपन, ज्यादातर ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, लोक संग्रहण की भावना की जगह कर देंगे लोक रंजक की भावना। यार लोक संग्रहण की यहाँ पर नहीं हो सकती, ज्यादातर विद्यार्थी यहीं पर टिक कर देते हैं। जबकि देखो कितना ढंग से प्रश्न को बनाया है अगले, इसलिए बहुत ही सोच समझते हुए अपन को जवाब देने हैं, व्याख्याता भर्ती के लिए खास तौर से। अब देखो केशवदास जी के कर्तृत्व विषय कौन सा कथन सही नहीं है, तो अब देखो रामचंद्रिका की कथा वो क्रमबद्ध रूप से अवसर के अनुकूल विस्तार संकोचन का विशेष ध्यान उसमें रखा गया है। उनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी रही है। चमत्कार प्रदर्शन करने के लिए उनकी जो रचनाएं हैं उनका भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष प्रधान रहा है। कवि प्रिय, रसिक प्रिय, छंदमाला इनके लक्षण ग्रंथ हैं। तो इसमें है कि रामचंद्रिका की जो कथा है ना वो क्रमबद्ध रूप से अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है। इसमें विशेष ध्यान है वो नहीं रखा गया। संवाद योजना के रूप में यह रचना अच्छी मानी जाती है। वैसे रामचरितमानस के प्रतिस्पर्धा स्वरूप केशव ने यह रचना लिखी थी। ऐसा बताते हैं कि एक रात्रि में इस रामचंद्रिका की उन्होंने रचना वो कर डाली। तो जो एक रात में एक रचना लिख सकता है वो सोच लो कितना क्रमबद्ध चलेगा, जितना याद आया उतना ही तो लिख सकता है आदमी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। सभी रचनाएं भिखारीदास की हैं, वो पूछा अपन को। तो काव्य निर्णय, रस सारांश और छंदोवन पिंगल, ये हैं सारी की सारी रचनाएं किनकी हैं, ये रचनाएं भिखारीदास की हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, मतीराम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं। अब देखो मतीराम के बारे में पूरी जानकारी होनी बहुत जरूरी है, और खासतौर से नाम भी दिया अगला सिलेबस में। मतीराम भूषण है, घनानंद है, इनके जो नाम दे दिए ना उनके बारे में मतलब छन छन के प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो देखो रसराज और ललित लाम उनकी विशिष्ट ख्याति के आधार रहे हैं। ठीक है, रसराज श्रृंगार और रसनाई का भेद का ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। रसराज में नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध है। ललित लाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं, यह बात भी सही है। तो रसराज में नायक नायिका की अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्धता नहीं है। रसराज रस में डूबा हुआ ग्रंथ है, ये ध्यान रखना। इसमें मतलब नायिका भेद का इतना ज्यादा कोई वर्णन नहीं किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के संदर्भ में सही है, नहीं माना है। ठीक है, उनकी कविता वीररस प्रधान है। शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक प्रबंध काव्य है।
रुद्रशाह सोलंकी ने उन्हें भूषण की उपाधि दी थी और रीतिकाल के रूप में उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली है। नहीं मिली है सफलता। इनकी कविता वीर से परिपूर्ण, बात तो सही है। शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक प्रबंध काव्य नहीं है ये, इस बात का खास तौर से ध्यान रखिएगा। अब देखो इसमें ऐसे प्रश्न आते हैं तो अपन हो सकता है यहाँ ये वाला उत्तर कर देंगे कि रीतिकाल के रूप में उनको अधिक सफलता नहीं मिली है, कि हाँ यार वो वीर रस के थे, मात्र 2-3 रचनाएं लिखी, हो सकता है ये वाला सही है। जबकि देख लो शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक है ना, वो ये प्रबंध काव्य नहीं है। प्रबंध काव्य का मतलब जानते हो ना, जिसमें एक के मतलब कहानी प्रबंध के रूप में बंधी हुई परिपाटी के रूप में आगे से आगे चलती रहे। बल्कि उन्होंने शिवराज भूषण है ये तो अलंकार निरूपण ग्रंथ है, 105 अलंकारों का सांगोपांग विवेचन किया गया है। छत्रसाल दशक में छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया गया है, यानी ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, छोटे ग्रंथ है ये। अगला देखिएगा, देव के द्वारा लिखी गई एक सुख सागर तरंग, उसको नायिका भेद का विश्वकोश किसने माना है? अच्छा प्रश्न है। नायिका भेद का विश्वकोश किसने माना है? तो नगेंद्र हैं, उन्होंने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है। अगला देखिए, उनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य की एक रत्न माना जाता है। आई थिंक सभी को पता होगा, बिहारी सस्सी के बारे में आचार्य शुक्ल के द्वारा ये बातें कही गई है। स्थापना, ये अच्छा है। जिस कवि की कल्पना की समास समाहार शक्ति की साथ भाषा की समास शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही मुक्तक की रचना करने में सफल होगा, वह अक्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान है। तो मतलब ए और आर ये दोनों ही सही होंगे। यहाँ पर क्या होगा? ए और आर दोनों ही सही माने जाएंगे। आगे देखिएगा, जिसकी रचना को जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा वह कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक कि स्वीकृति उसकी बनी रहेगी। क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में सहस्त्रों कवियों ने अपने आश्रयदाताओं और राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे, उनका आज पता तक नहीं है? तो यहाँ पर स्थापना और तर्क दोनों के बारे में बताया है, तो ये दोनों ही बातें हैं वो बिल्कुल सही मानी गई है। यानी बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जिनका पता तक नहीं चला है और जिसकी रचना जनता के हृदय द्वारा स्वीकार की जाती है, कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहती है। दोनों बात बिल्कुल सही है। प्रेम की पीर या फिर इश्क का दर्द उनके एक एक वाक्य में भरा हुआ था। आचार्य शुक्ल ने यह कथन किसके बारे में कहा है? तो यह कथन ध्यान रखना, आलम के बारे में कहा है। कवि गणानंद शब्द देख करके यूं ही मत कर देना, ठीक है ना। गणानंद को तो लाक्षणिक मूर्तिमता या साक्षात मूर्ति यूं कह करके पुकारा है। अगला अच्छा प्रश्न है कि ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरातिन के भेद को जाने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार गणानंद की ये प्रशस्ति किसके द्वारा कही गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये उक्ति है वो ब्रजनाथ के द्वारा कही गई है। किसके द्वारा? ब्रजनाथ के द्वारा है वो कही गई है। अगला देखिएगा, अभिधा उत्तम काव्य बहुत प्रसिद्ध व्याख्याता प्रतिमा आई थिंक आ सकता है। मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण, देव की उक्ति है। देव ने अभिधा को उत्तम माना है। उनका अर्थ सौष्ठव बहुत अच्छा प्रश्न है और नवनोमेशन विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि रहे थे। शुक्ल जी का यह मत किस कवि को लेकर के है? तो ये देव को लेकर के ही है। ध्यान रखना, शुक्ल जी ने देव के बारे में ये बात है वो कही है। अब सेनापति के बारे में देखिएगा कि कवित रत्नाकर उनकी प्रसिद्ध रचना है। कवित रत्नाकर जो आद्यांत रामचरित्र और राम भक्ति भावनाओं से ओतप्रोत है, उसकी अप्रतिम सफलता यानी ऋतुवर्णन में की है। श्लेष उनका प्रिय अलंकार है। हाँ, कवित रत्नाकर है ना, उसमें 4 तरंग है, तो उन तरंगों में 5 तरंग है। चौथी तरंग में राम भक्ति संबंधी कुछ पद दिए गए हैं, परंतु आद्यतन राम का चरित्र उसमें पूरी तरीके से नहीं दिया गया है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे के कवि रिझ हों तो कविता इन्हें तो राधिका कान्हाई सुमरिन को बहानो है। यानी ये जो दोहा है वो किसके द्वारा कहा गया है, किसने रचा है? तो ये भिखारी देश के द्वारा रचित दोहा है कि आगे के कवि रिझ हैं तो कविता इन्हें तो राधिका कान्हाई सुमरिन को बहानो। अब अगला देखिएगा,
कृष्ण काव्य धारे के संबंध में कौन सा कथन है? नहीं, ऊपर प्रबंधात्मक रचना कौन सी है? यहाँ पर प्रबंधात्मक रचना है उसके बारे में पूछा है। तो शिवाबामनी प्रबंध नहीं है, ऊपर अपन ने चर्चा कर ली। हिम्मत बहादुर वृद्धावली, भवानी विलास, जगत विनोद, तो इसमें प्रबंध रचना हिम्मत बहादुर वृद्धावली है ना, वो नहीं है, वो मानी जाती है। यानी पद्माकर की रचना है ये, हिम्मत बहादुर थे, उनके आश्रय में लिखी गई है। भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारण, उसके संबंध में सही कथन के बारे में, गलत कथन के बारे में अपन को बताना है कि सही कथन कौन सा इसमें नहीं है। ये बात खास तौर से ध्यान रखना। पहला है कि इनकी एक सामान्य प्रकृति यह है कि यह अधिकतर प्रबंध रूप से काव्य रचना करते थे। पुष्टि मार्ग कृष्ण काव्य को गोपाल कृष्ण की बाल लीला को विशेष महत्व दिया गया है। तीसरा है कि कृष्ण काव्य का सर्वाधिक प्रिय विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं हैं। अधिकांश कृष्ण काव्य गीति पदों में रचा गया, बात तो सही है। इसमें ये वाला कथन है ना, वो गलत है कि इसकी एक सामान्य प्रकृति ये है कि ये अधिकतर प्रबंध काव्य रचा गया। प्रबंध नहीं, ये गीति काव्य रचा है ज्यादातर, प्रबंध नहीं है कृष्ण का भक्ति शाखा में, गीति काव्य ज्यादा है। सुसंगत नहीं है, विकल्प में मतलब सुसंगत नहीं है, वो बताना अपन को। तो काव्य विवेक चिंतामणि की है, शिवाबामनी भूषण की है, व्रत कौमुदी मतीराम की है, प्रताप सिंह वृद्धावली सेनापति की। नहीं नहीं नहीं, ये प्रताप सिंह वृद्धावली है वो पद्माकर के द्वारा भी लिखी गई, ये सेनापति की नहीं है। भारतेंदु जी के काव्य में, भारतेंदु काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? यहां पर देखो सही नहीं है, गलत बताना आपको। तो यह है युग प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसमें प्राचीन जो परंपरा अनुसार रस अलंकार नायिका भेद आदि से संबंधित भी रचनाएं लिखी गई हैं इसमें। तीसरा है कि देशभक्ति लोकहित सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर यानी नए नए विषयों पर लिखा। अगला ऑप्शन है कि इस युग में खड़ी बोली का नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा है। खड़ी बोली का मतलब प्रादुर्भाव जरूर हुआ है, जबकि नवीन काव्य शैली का कोई प्राधान्य इसमें नहीं रहा था, यानी शुरू ही हुई थी खड़ी बोली भारतेंदु युग में थोड़ी सी। तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिएगा, कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युग काव्य धारा से लक्षित नहीं करती, यानी द्विवेदी युग के बारे में कौन सी सही नहीं है? कि प्रबंध और मुक्तक और प्रगीत और प्रभृति सभी काव्य रूपों का प्रचलन हुआ, हास्य व्यंग्यपूर्ण कविताओं की प्रचुरता, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की अधिकता, आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल दिया गया। जबकि इसमें साफ साफ ही लिखा हुआ है द्विवेदी युग आएगी तो हास्य व्यंग्य का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। 2 नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। मैथिलीषण गुप्त के कर्तृत्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं? अब देखो मैथिलीषण के बाद गुप्त के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इसमें मैथिलीषण गुप्त है उर्मिला और उताप रचना ही राम कथा के रूप में परिवर्तित होकर के साकेत के नाम से प्रकाशित करवा दी गई थी। उर्मिला यशोधरा विष्णुप्रिया आदि सभी अपूर्व चरित्र की नारियां हैं। भारत में अद्यतन भारत का गौरवगान किया गया। पंचवटी का कथानक शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित है। तो इसमें मतलब चारों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, भारती में अद्यतन भारत का गौरवगान वर्णित नहीं है। इसमें क्या है कि भारत के भूत अतीत वर्तमान और भविष्य का सभी तरीके का वर्णन किया गया है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह सभी को पता होगा, नगेंद्र के द्वारा दी गई ये परिभाषा है। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों के में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है, यह रीति ग्रंथों के बारे में ये मतलब परिभाषा ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन नगेंद्र के द्वारा ही कहा गया है। अगला देखिएगा, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? आई थिंक सभी को पता होगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। दुख सबको मांझता है, ये ऐसी पंक्ति दिख जाएगी ना आपको। और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने किंतु दुख सबको मांझता है, उन्हें ये सिखा देता है कि सबको मुक्त रखें। इस पंक्ति के रचनाकार मतलब कहने को मतलब अज्ञेय के द्वारा
लिखी गई है। ये पंक्तियां याद रखनी बहुत जरूरी है व्याख्याता भर्ती में। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, अब की बार मिलान वाला है कि वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान। तो ये जो पंक्ति है ना, ये पंत की है, नीचे नीचे दे रखा है। फिर कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि उथल पुथल मच जाए, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। फिर है धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित में करने का, सरोज स्मृति को लेकर के निराला ने लिखी। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे बासी फूल, मतलब जयशंकर प्रसाद की है। यानी यूं करके इसको अपन को मिलाना है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये पूरा आ भी नहीं रहा है, मिला लीजिएगा। वियोगी होगा पहला कवि, मतलब ये 4 में चली जाएगी। प्रकृति का ये वाले प्रसाद वाले में आ जाएगी। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, इसमें बालकृष्ण शर्मा ने पिता ऐसा हूं, वो निराला वाले में आ जाएगी। आगे देखिएगा, निराला की जो काव्य करते हैं उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, बस सही नहीं है ये ध्यान रखना है। अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भावना तथा कलात्मक प्रौढ़ता की द्योतक है। सरोज स्मृति हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है, सही बात है। राम की शक्ति पूजा जो रचना है उनमें कवि का पौरुष और चरमोत्कर्ष के साथ में अभिव्यक्त हुआ। तुलसीदास जी के चिंतन की अपेक्षा कथा का विस्तार अधिक दिखाई देता है। तो इसमें है ना, इसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये सही नहीं है। ठीक है, अब अगला देखिए, यदि श्रद्धा मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी की जो कथा सृष्टि है उसके विषय में किसका विचार है, तो ये विचार मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा प्रसाद जी का ही है। ये विचार किसका था, जयशंकर प्रसाद जी का ही है। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति की अभिव्यक्ति होने लगती है तब हिंदी में छायावाद का अभिहित होता है, यानी छायावाद की परिभाषा वो भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही दी गई है। अगला देखिएगा, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है इसमें, तो बुद्ध और नाचकर, सही बात है। हिमकृतनी ये साफ साफ दिखा हुआ है, ये माखनलाल चतुर्वेदी के, दिनकर की नहीं है। हम विश्वाई जन्म के, बालकृष्ण शर्मा प्रवेश के गीत, ये भी शर्मा की है। निम्नलिखित में से दिनकर की रचना कौन सी नहीं है, इसमें दिनकर की रचनाएं कौन कौन सी हैं वो पूछा है। तो देखिएगा, उर्वशी है, जय भारत नहीं है, सामदनी है, रश्मि रेखा नहीं और रसवंती है। तो इसमें देखिएगा कि ए से और ये वाली, ए का मतलब उर्वशी, सामधेनी और रसवंती, तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। वैदेही वनवास आप सभी को पता है, अयोध्येश उपाध्याय हरियोध की, पथिक रामनरेश त्रिपाठी की, द्वापर मैथिल शरण गुप्त की और राष्ट्रवीणा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। कौन सा विकल्प सही नहीं है, संशय की एक रात राम के मन का संशय चित्रित किया गया, बिल्कुल सही है। उर्वशी का दर्शन पक्ष प्रेम और ईश्वर, शिव और आत्मदयातल को मिलाता है, बिल्कुल सही है। कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया, साफ दिख रहा है, इसमें कोई गांधीवाद नहीं है, इसमें सुभाष चंद्र बोस का ओज दिखाई देता है, समझ रहे हो ना। लोकायतन स्वाधीनता से पूर्व को लेकर के एक स्वप्न, एक विशाल, मतलब भारतीय को परिवेश को चित्रित किया गया। 3 नंबर ऑप्शन इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अब स्थापना, प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन है, ये प्रगतिवाद के बारे में स्थापना है। तो अब इसका तर्क क्या होगा, वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानवीय, नए हीरो की कल्पना का उद्देश्य करना। तो इसमें ए गलत है और ब आर सही है, यानी सामाजिक यथार्थ के नाम पर चलाया गया कोई सामाजिक आंदोलन नहीं था ये, बल्कि साहित्य के क्षेत्र में चलाए गए थे। अगला देखिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है कि शिवमंगल सिंह सुमन है ना प्रमुख प्रगतिशील कवि रहे हैं। प्रगतिशील कविता में पूंजीवादी तथा पूंजीपतियों के प्रति प्रबल आक्रोश है। वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया। सर्वहारा के प्रति प्रगतिशील कवियों का पूर्ण सहानुभूति भी नजर आती है। तो इसमें वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक थोड़ी बताया, उनका सहारा लेके तो प्रगतिशील कवि हैं, उन्होंने काव्य रचना की थी। सर्वहारा वर्ग यानी मजदूर वर्ग।
इनको हानिकारक नहीं बताया। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला देखिएगा, आगे का काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आगे का काव्य रचना के संबंध में। तो उन्होंने छायावादी कविताओं को अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की थी। तार सप्तक के द्वारा उनकी नई काव्य यात्रा प्रारंभ होती है। फिर प्रयोगवादी काव्यधारा कवियों में उनका स्वर है वो अधिक वैविध्यपूर्ण है। संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित रखती हैं। यानी इसमें अज्ञेय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो अज्ञेय के संबंध में है उनकी जो संवेदनाएं वो सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रण नहीं रखती हैं। इनकी बौद्धिकता को लांघ के भी इन्होंने लिखा है अज्ञेय ने। धर्मवीर भारती के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, उनकी कनुप्रिया और अंधायुग महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं। कनुप्रिया और अंधायुग, ये अंधायुग तो गीतरी नाट्य है और कनुप्रिया हो उनका काव्य है। ये हिसाब साफ गलत है। अंधायुग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है, और कनुप्रिया और राधा के प्रेम की तन्मयता को लेकर के मतलब पर्सनल अनुकूलता के साथ में मनोहर संयोग मिलता है, और ये आधुनिक संवेदना के कवि हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। जीवन के प्रति आस्था, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, जीवन मूल्यों के पुनरीक्षण और व्यक्तिक चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में चित्रित किया गया। तो ये है ना व्यक्तिक चित्रण और वर्गीय चेतना के दायरे में चित्रित किया गया। ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। ये नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है कि व्यक्तिक चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में है। अब अगला देखिएगा, तीसरा सप्तक के कवि कौन कौन से हैं। अब सभी सप्तक है ना, उनका एक वीडियो बनाया हुआ प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देखिएगा, आपको सभी कवि आराम से याद हो जाएंगे सप्तकों के। तो इसमें तीसरे तार सप्तक के कवि इसमें अपन को पूछा है। तो इसमें देखिएगा, मदन वात्स्यायन, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, ये तीसरे तार सप्तक के कवियों में शामिल होते हैं। मदन वात्स्यायन, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी। तो ये जो तार सप्तक हैं उनको अगर कवियों को आपको अच्छे से याद करना है तो वो वीडियो आप एक बार प्लेलिस्ट के माध्यम से जरूर देखिएगा। आपको पहला, दूसरा, तीसरा, कुंवर केदारनाथ की सर्व विजय की प्रयाग से मदनपुर तक फैल गई, तो अपने आप याद हो जाएगा। अज्ञेय जी ने नेमिराम की मुक्ति पाने के लिए भारत प्रभाकर को गिरा दिया। हरिधर्म के लिए रघुवीर ने शकुंतला को नरेश सिंह से भवन से निकाल दिया। दूसरा, 5वां है अवधेश के राजकुमार श्री राम राजेंद्र ने नंद किशोर को सुमन के साथ स्वदेश भेज दिया। आराम से सारे के सारे याद हो जाएंगे। अगला देखिएगा, निम्नलिखित रचनाओं और कवियों को सुमेलित कीजिए कि काल तुमसे होड़ मेरी, ये किसकी रचना है। ब्रह्म राक्षस, युग की गंगा, बादल को गिरते देखा। तो इनमें से आपको एक या दो आते हैं तो भी आप इसको कर सकते हो। तो बादल को गिरते देखा नागार्जुन, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल, और काल तुमसे हाड़ मेरी शमशेर बहादुर सिंह, ब्रह्म राक्षस गजानन बाबू मुक्ति बोध। इस प्रकार से आराम से ये वाले प्रश्न तो आपके गलत नहीं होंगे। नई कविता में सम्मिलित नहीं है। अब देखो नई कविता के बारे में सम्मिलित क्या नहीं है वो पूछा है। जीवन के प्रति इसमें आस्था है। इसमें 2 प्रमुख तत्व हैं, एक तो अनुभूति की सच्चाई है, दूसरी बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि है। तीसरा इसमें व्यक्ति का चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में किया गया है। यह जीवन मूल्यों की पुनः परीक्षा करती है। तो इसमें व्यक्ति का जो चित्रण है वो वर्गीय चेतना के दायरे में नहीं किया गया है, इसमें किया गया लिखा हुआ है। ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला है कि कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है। अशोक वाजपेयी की इनमें से कौन सी रचना नहीं है। समय देवता आप सभी को पता होगा, माखनलाल चतुर्वेदी के, ध्यान रखना इस बात का। माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। साहित्य देवता, हिम तरंगिणी आदि इनकी काव्य कृतियां हैं। राष्ट्रीयता उनके काव्य का क्लेवर है, तो भक्ति और रहस्यात्मकता प्रेम की
रचनाओं में उनके मतलब आत्मा है। उनकी जो कविताएं हैं उनमें छायावादी रहस्यात्मकता का सगुण मधुर भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय दिखाई दे पड़ता है। उसी के साथ उसकी जो कविताएं हैं वो उनकी कविताएं राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोती उड़ाने नहीं है, यथार्थ उड़ाने हैं। देखो कितना शानदार एक ऑप्शन बनाता है अगला। अब सुभद्रा कुमारी चौहान के संबंध में बताओ कौन सा सही नहीं है। यानी पूरी जानकारी होनी चाहिए आपको कवि के बारे में, लेखक के बारे में, अन्यथा आप जवाब नहीं दे सकते। अगला देखिए, इसमें अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में अपन को सारी बात पूछी है। तो देखिए पहला है कि उनके गंभीर विषय को भी वो सरल रूप से प्रस्तुत करने में अदम्य अक्षमता रखती, बिल्कुल सही है। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में समसामयिक देश प्रेम और भारतीय इतिहास और संस्कृति की गहरी छाप भी दिखाई देती है, बिल्कुल सही है। फिर उनकी कविताओं में एकमात्र प्रवृत्ति राष्ट्रीय भावना का चित्रण है। उनकी कविताएं चित्राधार और मुकुल शीर्षक से प्रकाशित हुई है। तो ये क्या, उनकी कविता एकमात्र प्रवृत्ति राष्ट्रीयता की भावना ही नहीं है, जबकि कविता चित्रण भी, वो प्रकृति चित्रण भी उन्होंने लिखा है और भी किसी पे भी उन्होंने अन्य विषयों पर लेखन कार्य किया है। केवल और केवल उन्होंने एकमात्र क्या है कि राष्ट्रीय भावना का चित्रण ही नहीं किया है। श्याम नारायण पांडे के बारे में कौन सा कथन असंगत है। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित हल्दी घाटी एक खंड काव्य है। दूसरा, उन्होंने जौहर राजस्थान के इतिहास के लोहमर्स बलिदान पर आधारित महाकाव्य है। उन्हें आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया है। और उनके जो संस्कार हैं वो द्विवेदी युग, विज्ञान दृष्टिकोण, उपयोगितावाद और भाव विस्तार पर मर्यादित है। इनका ये जो पहला जो ऑप्शन है वही गलत है, इसमें असंगत है कि महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए ऐतिहासिक युद्ध में मतलब हल्दी घाटी खंड काव्य नहीं है, ये भी है कि महाकाव्य ही है। महादेवी वर्मा के यामापुर रचना किस में संकलित नहीं है, यानी यामा में कौन सी रचना संकलित इसमें नहीं है। निहार, रश्मि, संध्या गीत, दीपशिखा, इनमें कौन सी इसमें रचना संकलित नहीं है। तो ये दीपशिखा है ना, वो संकलित नहीं है। निहार, रश्मि और संध्या गीत ये रचनाएं यामा में संकलित है। इसी पे इनको क्या मिला हुआ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिला हुआ है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो बचे हैं वो अगले वीडियो में अपन देखेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा पेपर है और वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा, इसलिए आगे पूरा समझ में भी नहीं आएगा ढंग से। इसलिए आगे के जो प्रश्न बचे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखें। धन्यवाद।